Hello everyone, welcome to all. My name is Mohammad Imran Khan. Today we are going to start our new subject strength of material. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग एक टॉप लेवल हायर लेवल तक जाएंगे। तो द स्टार्टिंग और बिगनिंग थोड़ा सा हम लोग पेशेंस रखेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे सो दैट हम लोग 2-3 लेक्चर्स में बेसिक्स को कवर करके हम लोग फिर उसके एप्लीकेशंस को ईजिली कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स पर कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स। स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स। फोर्सेस कौन से? वो फोर्सेस आपके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं। अभी हम दोनों पर बात करेंगे बेसिकली है क्या चीज़। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कौन से? एक्सटर्नल और इंटरनल कोई भी हो सकते हैं। एंड इट्स इफेक्ट्स। फोर्सेस को और फोर्सेस के इफेक्ट को चेक करना किसके ऊपर? किसी मैटर के ऊपर, ऑन द मैटर। ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या है? फोर्सेस और फोर्सेस के इफेक्ट को किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर स्टडी करना ही क्या कहलाती है? मैकेनिक्स। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो फोर्सेस हैं और इसके इफेक्ट हैं, तो बेटा अगर कहीं भी फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ मोशन भी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट वे में ये भी बोला जा सकता है कि मोशन की स्टडी को भी हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये इफेक्ट किसके ऊपर हमें देखना है? किसी मैटर के ऊपर। तो ये जो मैटर है बेटा, ये मैटर भी आपके कैसे हो सकता है? वो मैटर आपका इधर फ्लूइड हो सकता है, वो मैटर फ्लूइड हो सकता है, या वो मैटर कैसा हो सकता है? आपका सॉलिड हो सकता है। वो मैटर आपका फ्लूइड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को सॉलिड की तरफ जाना है तो हम लोग फ्लूइड की तरफ बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब बात करते हैं वो जो मैटर सॉलिड है आपकी बॉडी, वो सॉलिड बॉडी भी कैसी हो सकती है? वो सॉलिड बॉडी भी आपकी कैसी हो सकती है? रिजिड हो सकती है, या फिर कैसी हो सकती है? डिफॉर्मेबल। रिजिड हो सकती है या फिर डिफॉर्मेबल हो सकती है। ठीक है। तो ओवरऑल क्या है हमारी मैकेनिक्स? मैकेनिक्स फोर्सेस की और उसके इफेक्ट की स्टडी ही मैकेनिक्स कहलाती है। और ये फोर्सेस बेटा एक्सटर्नल और इंटरनल कोई भी हो सकते हैं। और ये जो मैटर, जिस मैटर पे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, वो मैटर आपका सॉलिड भी हो सकता है और फ्लूइड भी हो सकता है। सॉलिड के दो पार्ट्स हैं, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो कहने का मतलब ये जो टर्म मैकेनिक्स है वो कितनी बॉडीज के ऊपर देखना है? दो। एक तो आपकी रिजिड और दूसरी आपकी डिफॉर्मेबल। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो फोकस है वो किस पर होगा? मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पर एंड मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं और डिफॉर्मेबल बॉडी किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें रिजिड बॉडी, तो व्हाट डू यू मीन बाय द रिजिड बॉडी? द रिलेटिव पोजिशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल इज इनवेरिएंट। तो सबसे पहले ये जाने बेटा इनवेरिएंट का मतलब क्या? इनवेरिएंट का मतलब विच डज नॉट चेंजेस, जो कि चेंज नहीं होता है उसी को बोलते हैं इनवेरिएंट, जो वेरी ना करे। इसका मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने पर उनके किसी भी दो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजीशन ना चेंज हो, तो ऐसी बॉडी कहलाती है आपकी रिजिड बॉडी। जैसे माना कि एक आपके पास बॉडी है, ये बॉडी कितने पार्टिकल से मिलकर बनी होगी? इनफाइनाइट पार्टिकल। इनमें से अगर आप कोई भी दो पार्टिकल को चूज कर लें, ए और बी, मान लो बेटा ए और बी हमने दो पार्टिकल चीज चूज कर लिए और इनके बीच की डिस्टेंस ही कितनी है? मान लो एक्स। तो ये जो एक्स डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन किसके बीच? दो पार्टिकल ए और बी, ए और बी के बीच। ठीक है। अब अगर इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लगाया जाए, इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने के बाद भी ये जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज ना हो, अभी भी कैसी हो? एक्स ही हो, तो ऐसी बॉडी कहलाती है आपकी रिजिड बॉडी। तो कहने का मतलब बेटा फोर्स लगाने से पहले भी दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? एक्स, और अभी भी कितनी है? एक्स। इसका मतलब ये जो आपकी रिलेटिव पोजीशन है
दो पार्टिकल के बीच वो कैसी है, इनवेरिएंट है। इसका मतलब बॉडी कैसी होगी आपकी, रिजिड बॉडी। तो कहने का मतलब क्या है कि बेटा ये चीज चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये बॉडी कौन सी हुई आपकी, रिजिड। लेकिन रिजिड तो है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू लोड पी। इस लोड पर वो नहीं डिफॉर्म कर रही है। इसका मतलब इस लोड के रिस्पेक्ट में बॉडी कैसी होगी आपकी, रिजिड बॉडी हो गई। ठीक है। तो एक बात बताइए कि अगर किसी भी दो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो क्या उसकी डायमेंशन में कोई चेंज होगा। मान लो इस बॉडी की लेंथ कितनी थी आपकी, एल। तो बेटा जब एक्स चेंज नहीं हो रहा लोड लगाने पे तो एल चेंज होगा नहीं। इसका मतलब आपकी जो रिजिड बॉडी की डायमेंशंस हैं वो भी चेंज नहीं होगी, रिजिड बॉडी का शेप भी चेंज नहीं होगा, रिजिड बॉडी का साइज भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ओवरऑल रिजिड बॉडी की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी चेंज नहीं होगी। तो एक ऐसी बॉडी जिस पर लोड लगाने पर बेटा ना तो डायमेंशन, ना साइज, ना शेप, ना ज्योमेट्री चेंज हो, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। इसका मतलब रिजिड बॉडी के केस में देयर इज नो डिफॉर्मेशन, बॉडी के अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या रियल में ये बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है बेटा, ऐसी नहीं। इसका मतलब रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो रियल लाइफ में रिजिड बॉडी नहीं होती है, रियल में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। रिजिड बॉडी केवल और केवल एक कॉन्सेप्चुअल आइडियलाइजेशन है, मतलब ये आइडियल बॉडी है। क्लियर है यहां तक चीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी किसको बोलते हैं, अगर किसी दो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाए फोर्स लगाने पर तो ऐसी बॉडी कहलाती है आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर एक बॉडी कंसीडर कर ली है। अब मान लो इसके दो पार्टिकल के बीच कोई भी दो पार्टिकल ए और बी कंसीडर कर लिया हमने, और इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लो एक्स। ठीक है, एक सेकेंड इसको फिर से मैं बना देता हूँ। देखिए ये बॉडी है, इस बॉडी पे हमने क्या किया बेटा, दो पार्टिकल कंसीडर कर लिए ए और पार्टिकल बी, और इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव पोजीशन है वो कितनी है, मान लो एक्स। अभी हमने लोड नहीं लगाया। मान लो जैसे ही हमने इस पर कोई भी लोड लगाया, एक टेंसाइल लोड लगाया हमने बाहर से, तो जैसे इस पर आप कोई भी लोड अप्लाई करेंगे तो बॉडी की अपना जो साइज है वो चेंज कर जाएगा अगर ये बॉडी डिफॉर्मेबल हुई। तो कहने का मतलब है लोड लगाने पे बॉडी कुछ ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो पार्टिकल ए और बी थे क्या यहीं रहेंगे, नहीं। अब ये ए जो है यहाँ कहीं पहुंच जाएगा ए डैश पर, और जो बी है वो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा बी डैश पर, और इन दोनों के बीच की अब दूरी कितनी है, कोई एक्स डैश। तो अब आप एक बात बताइए, क्या एक्स और एक्स डैश आपस में बराबर है, नहीं। और एक्स और एक्स डैश क्या है बेटा, किसी भी दो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजिशन। क्योंकि फोर्स लगाने पे दो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जा रही है, इसलिए बॉडी कैसी है आपकी, डिफॉर्मेबल बॉडी है। इसका मतलब डिफॉर्मेबल बॉडी क्या करती है, डिफॉर्मेबल बॉडी अपना डायमेंशन भी चेंज करेगी, साइज भी चेंज करेगी और शेप भी चेंज कर सकता है। इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री में भी चेंज हो सकता है या होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक, अब बात करते हैं रिजिड बॉडी पे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए कि अगर कोई भी आपके पास रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के केस में, रिजिड बॉडी के केस में हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये बॉडी कैसी है आपकी बेटा, ये रिजिड बॉडी है ना आपकी, तो बॉडी रिजिड है। अब देखिए पहला जो पॉइंट है कह रहा है वो पहला पॉइंट रिजिड बॉडीज के केस में कि हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो रिजिड बॉडी होती है, ये जो रिजिड बॉडी होती है, रिजिड बॉडी केवल और केवल क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है वो। ठीक है, तो आओ इसको समझ लेते हैं दोनों चीजों को कि मान लो ये एक रिजिड बॉडी है। अगर ये रिजिड बॉडी है तो इस पर जैसे भी कोई आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, यहां से कहीं दूसरी जगह डिस्प्लेस कर जाएगी। मान लो फोर्स लगाने से पहले ये बॉडी यहां थी, क्लियर है,
और जैसे इस पर आपने कोई भी एक लोड लगाया तो इस लोड की वजह से वो क्या करके बेटा यहाँ कहीं पहुँच गई, ये बॉडी यहाँ पहुँच गई और इसने यहाँ से यहाँ तक का रास्ता, यहाँ से यहाँ तक का एक रास्ता ट्रेवल कर लिया है। मान लो ये कैपिटल एक्स है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये जो बॉडी रिजिड बॉडी है, ये बॉडी कौन सी, ये जो सर रिजिड बॉडी है उस पर जब आपने ये फोर्स लगाया है P, तो इस P की वजह से बॉडी कितनी डिस्प्लेस कर गई, x। ठीक है, और आपको पता है कि रिजिड बॉडी के केस में कोई भी आपके किसी भी पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई भी रिलेटिव दो पार्टिकल्स कंसीडर कर लूँ, मान लो बेटा एक पार्टिकल ये है पार्टिकल नंबर 1 और एक पार्टिकल नंबर ये है 2, तो अगर रिजिड बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया x, तो पार्टिकल नंबर 1 भी कितना डिस्प्लेस करेगा x, तो पार्टिकल नंबर 2 भी कितना डिस्प्लेस करेगा x। पार्टिकल नंबर 1 की अगर वेलोसिटी v है तो 2 की भी वेलोसिटी v होगी। पार्टिकल नंबर a का एक्सेलरेशन अगर a है तो 2 का भी एक्सेलरेशन कितना होगा a। तो सीधा सा कहने का एक मतलब क्या है रिजिड बॉडी का, कि रिजिड बॉडी के केस में रिजिड बॉडी जितना डिस्प्लेस करती है उतना ही रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल उतना ही डिस्प्लेस करेगा। रिजिड बॉडी के हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। और रिजिड बॉडी केवल और केवल एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है, उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है चीज। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए यहाँ पर कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी जो है, अब यहाँ पे समझिए, अब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की तरफ मूव कर रहे हैं। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी जो है इसी को हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपने फर्स्ट ईयर में अपने पढ़ी होगी। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो किसके साथ डील करती है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डील्स विद द रिजिड बॉडी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी के साथ क्या करती है, डील करती है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में केवल और केवल हम लोग कौन से फोर्सेस की बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ डील करते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी ही आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। तो इसका मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसके साथ डील करता है, रिजिड बॉडीज के साथ, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक्सटर्नल फोर्सेस की स्टडी करता है। क्लियर है चीज। अब सेकेंड पॉइंट देखें कि मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी जो है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम। इसी का दूसरा नाम होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और इसी का तीसरा नाम होता है सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर सी चीज है, यहां से हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट होता है। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कौन सी बॉडीज के साथ डील करता है, डिफॉर्मेबल बॉडीज के साथ। क्लियर है। जबकि रिजिड बॉडी किस में आती है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस की स्टडी करते हैं। और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी को हम लोग सोम या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं। क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब क्या, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, सॉरी मैकेनिक्स ऑफ एक सेकेंड, हाँ बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, पहला, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ट्रीट्स बॉडी एज डिफॉर्मेबल। कहने का मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जितनी भी बॉडी होंगी वो सारी की सारी बॉडी कैसी हैं, डिफॉर्मेबल है। इनका मतलब उनके बीच की रिलेटिव पोजीशन, पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजीशन जरूर चेंज होगी, कब, जब आप किसी उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये आपका होना ही होना है। सेकेंड, इट डील्स विद द इंटरनल फोर्सेस। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर बॉडी कैसी है, डिफॉर्मेबल है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किनके साथ डील करता है, इंटरनल फोर्सेस के साथ। ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डील्स विद 3S। 3S, पहला एस क्या, स्ट्रेस, सेकेंड स्ट्रेन और थर्ड स्टेबिलिटी। तो कहने का मतलब है जब भी किसी बॉडी के ऊपर, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर बॉडी कैसी है, डिफॉर्मेबल। कौन से फोर्सेस के साथ डील करता है, केवल और केवल इंटरनल फोर्सेस के साथ। और कितने एस के साथ डील होता है, 3S, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी।
तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा जो बात करेंगे कि जब कभी भी किसी बॉडी पर आप लोड अप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये बॉडी डिफॉर्मेबल है तो वो डिफॉर्म होगी, और अगर वो डिफॉर्म होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर पैदा होगा, वही आपके इंटरनल फोर्सेस हैं, और इंटरनल फोर्सेस की वजह से स्ट्रेस डेवलप होंगे। और डिफॉर्मेबल एक तरह का क्या स्ट्रेन है। तो कहने का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जितनी बॉडीज होंगी वो डिफॉर्मेबल होंगी, इंटरनल फोर्सेस के साथ डील करेंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली डील करता है किसके साथ, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अगर समझना चाहें सीधे सीधे तो स्टेबिलिटी का सीधा मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज। रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्या, चेंज। स्टेबिलिटी का मतलब अपने अंदर होने वाले हर एक चेंज का क्या करना, रेजिस्ट करना, हर एक चेंज को रेजिस्ट करना। ठीक है, तो कहने का क्या है सीधा मीनिंग कि यहाँ पे सीधा सा है इंटरनल फोर्सेस, डिफॉर्मेबल बॉडी, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चलिए अब बात करते हैं द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट इज एजम्पशन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर एजम्पशन कौन कौन से हैं वो तो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछूं कि एजम्पशन का मतलब क्या है, तो एजम्पशन अगर मैं आपसे बोलूं कि एजम्पशन क्या चीज होती है, क्या वो चीज जिसका कोई प्रूफ होता है या वो चीज जो मान ली जाती है। हाँ, एजम्पशन एक ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम मान लेते हैं, और ऐसा क्यों क्यों मानते हैं किसी भी चीज को, ताकि हम अपने कैलकुलेशन को, अपनी स्टडी को आसान कर सकें। तो एजम्पशन एक ऐसी चीज होती है जिसको मान लिया जाता है, जिनका कोई प्रूफ नहीं होता है। किस लिए, ताकि हम अपनी स्टडी को आसान कर सकें, इजी कर सकें। क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी बात, जो एजम्पशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो कहने का मतलब है जब तक आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तब तक इसके अंदर आने वाले एजम्पशन आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे वो चीज बोली जाए या ना बोली जाए, वो अंडरस्टूड होंगी कि ये सारी चीजें इस बॉडी के साथ जुड़ी ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एजम्पशन, द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। पहला एजम्पशन क्या है कि मटेरियल आपका होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है। केवल होमोजीनियस या केवल आइसोट्रॉपिक नहीं, मटेरियल होमोजीनियस के साथ साथ आइसोट्रॉपिक भी है। इसको हम डिटेल में अभी जस्ट एजम्पशन के बाद ही स्टार्ट करेंगे कि किसको होमोजीनियस बोलते हैं और किसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है कि जो भी मटेरियल यूज होंगे वो सारे के सारे मटेरियल कैसे हैं, होमोजीनियस एज वेल एज आइसोट्रॉपिक। ये बहुत बड़ा एजम्पशन है। सेकेंड एजम्पशन की बात करें, मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ। मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ मतलब कोई भी मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर कोई भी मटेरियल जो होगा वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, जो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट है हुक्स लॉ का, लेकिन हुक्स लॉ को हमको पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो अभी हमने केवल स्टेटमेंट लिखे हैं, इनके सॉरी पॉइंट्स लिख रहे हैं, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि होमोजीनियस क्या है, आइसोट्रॉपिक क्या है, हुक्स लॉ क्या बोलता है। तो हुक्स लॉ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मटेरियल जो भी होंगे वो हुक्स लॉ को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हर एक बॉडी कैसी होगी, फुल्ली इलास्टिक बॉडी। फुल्ली इलास्टिक बॉडी, फुल्ली इलास्टिक बॉडी का मतलब अगर कोई बॉडी है तो मान लो उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी आपकी एल है, अगर इस पर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लें तो ये बॉडी डिफॉर्म तो करेगी, और ये बॉडी डिफॉर्म होकर कुछ इस तरह से दिखेगी कि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और उसकी हाइट कम हो जाएगी और उसकी लेंथ फाइनल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कब, जब आप इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि जब कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्म कर जाएगी, उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर वो फुल्ली इलास्टिक बॉडी है तो बेटा लोड हटाने के बाद जैसे ही आप लोड हटाएंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल डायमेंशन पर आ जाएगी। तो इस तरह की बॉडी जिस पर फोर्स या लोड हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले, तो ऐसी बॉडी कहलाती है फुल्ली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखिए कि इसी के बाद लिखा हुआ है कि डिफॉर्मेशन जो है
वो बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू देयर डायमेंशंस। पहली चीज बॉडी, तो जितनी बॉडीज हैं वो इलास्टिक बॉडीज हैं। दूसरी चीज उन बॉडी के अंदर होने वाला डिफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं एज कंपेयर टू डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब जैसे बेटा यहाँ पे एल दिख रहा है, लेंथ, लेंथ बॉडी की एक तरह से डायमेंशन है, उसकी हाइट भी उसकी डायमेंशंस में आता है। तो कहने का मतलब ये तो बेटा आपका कोई भी लोड नहीं लगा है, जैसे आप इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या कर जाएगी, डिफॉर्म। मान लो वो डिफॉर्म कर गई, इतना वो डिफॉर्म कर गई, ठीक है। और इसी डिफॉर्मेशन को, ये जो डिफॉर्मेशन इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिफॉर्मेशन है ये बेटा आपका डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। ये एजम्पशंस हैं। अब इस एजम्पशन का जो रियल मीनिंग है वो क्या है, जब वो ये कह रहा है कि डायमेंशन जो डिफॉर्मेशन है दीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू देयर डायमेंशन, तो इसका फायदा क्या मिलने वाला है। तो बेटा ये एजम्पशन आपको ये परमिशन देता है कि आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी, विदाउट चेंजिंग द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह एजम्पशन आपको क्या अलाउ करता है, यह एजम्पशन आपको यह परमिशन देता है कि आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की ज्योमेट्रिकल डायमेंशन को चेंज किए बिना हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी होती है, समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज 0। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट एजम्पशन की बात करते हैं। द बॉडी इज प्रिज्मेटिक, द बॉडी इज प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसी बॉडी जिसका क्रॉस सेक्शन क्या रहे, हमेशा सेम रहे अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। एक ऐसी बॉडी प्रिज्मेटिक कहलाती है जिसका क्रॉस सेक्शन लेंथ में सेम रहे, जिसका क्रॉस सेक्शन कभी चेंज ना हो। जैसे अगर मैं मान लूं यहां पर एक बॉडी है, ठीक है, अगर इसको हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहें तो ये एक सिंपल सी एक बॉडी मैंने बना दी यहां पर। तो अगर मैं पूछूं बेटा ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये इस बॉडी का क्या है, क्रॉस सेक्शन। चलिए अगर इसको प्रॉपर 3D में देखें तो इस तरह की बॉडी दिखेगी आपको। तो बेटा ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये भी क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं बोलूँ बेटा ये कितनी है, आपने बोला सर ये इसकी हाइट है, ठीक है। और ये क्या है, आप बोलोगे सर इसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा एक और मैं देखूं तो ये क्या है, आप बोलोगे सर ये भी क्रॉस सेक्शन है। तो ऐसे कितने क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। अच्छा अब ये क्या है बॉडी की, ये तो बॉडी की लेंथ है। तो अगर मैं बोलूं बेटा ये कितनी है, अभी भी बी है, ये अभी भी एच है, ये भी एच है और ये भी बी है। तो कहने का मतलब इसका क्रॉस सेक्शन अलोंग द लेंथ, देखिए क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 2, क्रॉस सेक्शन 3, सारे के सारे क्या है, सेम है अलोंग द लेंथ। तो ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी आपकी, प्रिज्मेटिक। तो एजम्पशन समझ ले बेटा, चाहे वो बॉडी को नाम दे प्रिज्मेटिक या ना दे, होमोजीनियस बोले या ना बोले, ये सारी चीजें होंगी क्योंकि एजम्पशन है। अब अगर मैं एक और बॉडी बनाऊं, मान लो एक बॉडी और बना रहे हम लोग इस तरह की, जहां पे वो बॉडी कुछ ऐसी दिख रही। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पे इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है इसका क्रॉस सेक्शन। तो इसका बेटा ये बी है और ये हाइट है इसकी। अगर मैं बोलूं यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, ये भी क्रॉस सेक्शन है इसका और ये भी क्रॉस सेक्शन है। लेकिन ये दोनों क्रॉस सेक्शन आपस में क्या सेम है, नहीं। ये क्रॉस सेक्शन बेटा लार्जर है और ये स्मॉलर है। इसका मतलब अलोंग द लेंथ इसका क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये बॉडी कैसी है आपकी, नॉन प्रिज्मेटिक। ये बॉडी कैसी हुई, नॉन प्रिज्मेटिक। या बेटा कोई बॉडी इस तरह की बनी हो, इधर देखिए ये, तो इस तरह की भी कोई बॉडी है अगर, इधर देखिए, तो इसका भी क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ ये यहाँ चेंज हो गया क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये भी कैसे है आपकी, नॉन प्रिज्मेटिक, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये एक बेटा आपका सर्कुलर सेक्शन का एक शाफ्ट है। तो देखिए इसका क्रॉस सेक्शन ये
और ये सारे क्या है, सेम है। तो ये कैसा है, ये भी प्रिज्मेटिक है। लेकिन अगर मैं कोई एक बॉडी ऐसी बना दूं तो इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और है, तो ये कैसे आपकी नॉन प्रिज्मेटिक है, जबकि ये बॉडी कैसी थी आपकी, प्रिज्मेटिक। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगी सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, कि सेल्फ वेट ऑफ द कंपोनेंट इज नेग्लेक्टेड। सेल्फ वेट ऑफ द कंपोनेंट इज नेग्लेक्टेड मतलब जिस कंपोनेंट की आप स्टडी कर रहे होंगे, जिस कंपोनेंट पर आप स्टडी कर रहे होंगे, उस कंपोनेंट का अपना जो वेट होगा वो क्या होगा, नेग्लेक्ट माना जाएगा। इसको भी समझ लें क्या है ये चीज। अच्छा, मैं आपसे अगर बोलूं कि बेटा यहाँ पर मैंने एक बीम बनाई है, यहाँ पर मैंने एक बीम बना दी, और मान लो बीम कैसे आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, और मैं बोलूँ कि ऊपर से मैंने बेटा इस पर कितना लोड लगा दिया, 100 kg का या 100 किलो न्यूटन का लोड है इसके ऊपर। तो हम लोग क्या मानते हैं कि बेटा जो सपोर्ट्स पर रिएक्शन आएंगी वो किसकी वजह से आएगी, केवल और केवल 100 किलो न्यूटन की वजह से। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये बीम है। बीम का अपना कोई वेट होगा, लेकिन हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग इस बीम के वेट को हम लोग क्या मानेंगे, नेग्लेक्ट। इस बीम के वेट से हमें कोई भी लेना देना नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए, अगर मैं बोलूं ये क्या चीज है, बीम, तो बीम का काम क्या होता है, हम लोग बीम क्यों लगाते हैं, ताकि वो इस लोड को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, सस्टेन कर सके बीम। ठीक है, बीम की डिफिनेशन क्या, वो अलग है, जो पर्पस है वो यही है कि इस लोड को सपोर्ट करना। ठीक है, अब मानते हैं एक चीज, मान लीजिए मेरे पास यहां पर दो बीम्स हैं, एक बीम ये है और मान लो इस तरह की, और एक दूसरी बीम जो है बेटा वो ये है। मेरे पास दो बीम्स हैं, ठीक है, ये बीम नंबर 1, ये बीम नंबर 2। बीम नंबर 1 कंपेटिवली पतली है एज कंपेयर टू सेकेंड के। मान लो मैंने इस पर एक लोड लगा दिया P, और इस पर भी एक लोड लगा दिया P। अच्छा, बीम का पर्पस क्या है बेटा, अप्लाइड लोड को सस्टेन करना, उसको सपोर्ट देना। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो फेल कहलाएगी। मान लो कि बेटा ये जो लोड जैसा आपने इस बीम पे लगाया, तो ये बीम वैसे की वैसे, लेकिन ये बीम क्या कर गई, फेल कर गई, जबकि इस बीम का अपना वेट इसके कंपैरिजन में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये फेल कर जा रही। तो मेरा कहने का मतलब है ये फेल नहीं करी, ये आपकी क्या कर गई बेटा, ये बेयर कर गया, ये लोड को सस्टेन कर गया। यहां पर कहने का मतलब क्या है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि बीम का वेट कितना होगा। बेटा डायमेंशंस की बात नहीं कर रहे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायमेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कंपोनेंट की डायमेंशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। हम लोग यहाँ पर वेट की बात कर रहे हैं कि एक का वेट ज्यादा है, एक का वेट कम है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सेल्फ वेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हमारा पर्पस, कि जो कंपोनेंट का पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए एज कंपेयर टू कि उसका वेट कितना है। हमें इस बात से कोई भी लेना देना नहीं उसका वेट कितना है, हमें क्या लेना है, किस बात से हमें मतलब है कि उस कंपोनेंट का पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपने पर्पस को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट एजम्पशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन, कि जो मटेरियल है वो कैसा आपका कंटिन्यूअस है थ्रू आउट। मटेरियल इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट। अच्छा, मटेरियल इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट का मतलब क्या है, ये भी समझ लें पहले। मान लो बेटा ये एक बॉडी है, ये मटेरियल है। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस मटेरियल का मतलब होता है कि बेटा जो इसके बीच पार्टिकल्स हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल के बीच कोई भी वॉइड्स नहीं है। वॉइड्स मतलब बेटा खाली जगह। मटेरियल पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, ठीक है, कहीं भी खाली जगह नहीं है, कहीं पे वॉइड्स नहीं है। जबकि रियल में कैसी होती है बॉडी, रियल में बॉडी होती है बेटा ये तो पार्टिकल हैं जिनके बीच कोई भी गैप नहीं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे वॉइड्स होंगे, क्रैक्स होंगे, ठीक है, ये रियल में। जबकि ये क्या है आपका एजम्पशन के साथ है। तो वो क्या कह रहा है कि बॉडी कैसे बेटा थ्रू आउट कंटिन्यूअस है। बॉडी हमेशा कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस, कि बॉडी में कहीं भी वॉइड्स नहीं, ये सब कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इस एजम्पशन का फायदा क्या मिलेगा आपको। अगर मैं इस एजम्पशन के फायदे की बात करूं या इस एजम्पशन के प्लस पॉइंट की बात करूं, तो वो ये है कि अगर मैं बोलूं बेटा मैं कहीं भी छोटा सा एक हिस्सा ले लूं, देखो ये एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा ये पार्ट है, स्मॉलर एरिया है, डेल्टा है, और यहाँ कहीं मैं एक स्मॉलर एरिया लूँ,
तो बेटा यहाँ जो डेल्टा ए ले रहा हूँ इधर देखिए, और अगर मैं यहाँ ले लूँ तो बेटा यहाँ वाले में वॉइड आ जाएगा मेरा, जबकि मैं यहाँ कहीं भी लूँ वो हमेशा सेम होगा, ये सारे के सारे एरिया सेम होंगे, सेम इनकी कैटेगरी होगी, लेकिन यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। इसका मतलब इन केसेस में जो रियल वाली है, इस केसेस में हम लोग बहुत छोटे एरिया को कंसीडर करके काम नहीं कर पाते। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मटेरियल आपका कंटिन्यूस है, कहीं भी वॉइड्स नहीं है, तो ये आपको हेल्प क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा कि आप इनफाइनेटेसिमल एनालिसिस कर सकते हैं। अभी बेटा बात करूंगा इसकी ये क्या चीज़ है, कि इस एजम्पशन का सीधा मतलब है कि मटेरियल कंटिन्यूस है थ्रू आउट। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आप बॉडी के ऊपर कौन सा एनालिसिस कर सकते हैं, इनफाइनेटेसिमल एनालिसिस कर सकते हैं। बेटा इस पर एक क्वेश्चन आया हो, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। इनफाइनेटेसिमल का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, बस इतना याद रखेंगे। क्लियर है? तो यहां तक ये सारे के सारे एजम्पशंस हैं, और ये याद रखेंगे कि एजम्पशन तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट नहीं हो जाती है, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले, ये एजम्पशन उनके साथ वैलिड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग होमोजीनियस मटेरियल। क्या होता है होमोजीनियस मटेरियल? अच्छा पहले तो आप ये बताएं कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। आप बोलेंगे सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग सॉलिड्स के साथ डील कर लें कि फ्लूइड के साथ डील कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर सॉलिड्स के साथ। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि होमोजीनियस मटेरियल किसको बोलते हैं, जैसे वाटर एक होमोजीनियस मैटर है, फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन हमें वाटर इन सब की बात नहीं करनी, मटेरियल की भी बात करें तो केमिकल कंपोजिशन जिसका सेम हो हर जगह वो होमोजीनियस कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रॉपरली चीज़ों को देखना चाहें, क्योंकि हम लोग मटेरियल की बात कर रहे हैं और हमारे लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मटेरियल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज। और वो भी कौन सी प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ध्यान से पढ़िए इसको अच्छे से। मटेरियल के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात कर रहे हैं, वो होती है इलास्टिक प्रॉपर्टीज। और इलास्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट, जैसे बल्क यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस के, और शेयर मॉडुलस जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। ये सारी चीजें किस में आती हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज में। क्लियर है? तो अब समझते हैं कि होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है। देखिए किसी भी मटेरियल को होमोजीनियस तब बोला जा सकता है अगर किसी दी हुई डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिए, अगर किसी दी हुई डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर, किसी दी हुई डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मटेरियल। पहली चीज बेटा एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, एग्जिबिट्स का मतलब होता है शो करना। ठीक है, अब समझिए क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन इट एग्जिबिट्स सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द गिवन डायरेक्शन। कहने का मतलब कि अगर किसी भी मटेरियल में दी हुई डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए, दी हुई डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर, गिवन डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम हो, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बताइए, अगर होमोजीनियस के लिए हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये गिवन डायरेक्शन। तो होमोजीनियस मटेरियल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, दैट इज डायरेक्शन। फिर से लास्ट में एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको प्रॉपर डायग्राम से समझेंगे इसके बाद, कि अगर किसी भी मटेरियल को होमोजीनियस मटेरियल होना है तो उसमें दी हुई डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर, दी हुई डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब समझिए कि यहां पर मतलब क्या है गिवन डायरेक्शन बोलने का।
गिवन डायरेक्शन मतलब दी हुई डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्शन को पर्टिकुलर टाइम पर क्या माना जा रहा है, कांस्टेंट। और गिवन का मतलब होता है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सिंगल वैल्यू। सीधा सा मतलब गिवन डायरेक्शन मतलब अगर आप एक्स डायरेक्शन देख रहे हैं तो हर पॉइंट पे कौन सी डायरेक्शन देखेंगे, केवल और केवल एक्स। तो इसका मतलब होता है गिवन डायरेक्शन कि डायरेक्शन सेम कंसीडर करनी है हर एक पॉइंट पर। लेकिन कोई बच्चा अगर वाई देख रहा है तो हर एक पॉइंट पे कौन सी डायरेक्शन देखेगा, वाई। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं इसको। यहां पर एक बॉडी है, अगर इस बॉडी को देखें तो इस बॉडी में बड़ा इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें मैंने कोई 3 पॉइंट्स मान लिए, कितने पॉइंट्स, 1, 2 और 3 पॉइंट्स मैंने कंसीडर कर लिए इस बॉडी के ऊपर। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉरी, होमोजीनियस मटेरियल में आपको क्या बोला जाता है कि दी हुई डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन। और गिवन डायरेक्शन का मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पर आप एक ही डायरेक्शन को चूज करेंगे, या तो केवल एक्स एक्स एक्स, या फिर केवल वाई वाई वाई, या केवल जेड जेड जेड। अगर दी हुई डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर, दी हुई डायरेक्शन मतलब आप कौन सी डायरेक्शन मानना चाह रहे हैं, मान लो हमने मान ली केवल एक्स डायरेक्शन, तो हर एक पॉइंट पर कौन सी डायरेक्शन देखेंगे, एक्स। देखो बेटा, दी हुई डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर, पॉइंट 1 2 3, दी हुई डायरेक्शन, दी हुई डायरेक्शन, दी हुई डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज एक जैसी हो तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। क्लियर है? हाँ, अब समझिए इसको, देखिए दी हुई डायरेक्शन, अभी इसमें क्या दिख रहा है बेटा, केवल एक डायरेक्शन एक्स, हर एक पॉइंट पर 1 2 3 अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम हो। देखो बेटा, यहां पर भी इवन, यहां पर भी इवन और यहां पर भी इवन, तो ऐसे मटेरियल को बोलेंगे होमोजीनियस मटेरियल। तो एक बच्चा फिर बोलता है कि क्या सर एक्स ही डायरेक्शन ले सकते हैं, मैंने कहा नहीं, आप वाई भी ले लें, लेकिन अगर वाई देखेंगे तो हर पॉइंट पर वाई देखना पड़ेगा। जैसे ये एक बच्चे ने बोला सर हम वाई डायरेक्शन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो दी हुई डायरेक्शन मतलब वाई। अब अगर वाई डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो मटेरियल होमोजीनियस है। जैसे वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, पॉइंट 1 2 3 पर अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम हो, इलास्टिक प्रॉपर्टीज E2 और E2 क्या है, सेम है। इसका मतलब दी हुई डायरेक्शन मतलब वाई में हर एक पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम, तो ऐसा मटेरियल कहलाएगा होमोजीनियस मटेरियल। इसी तरह से थर्ड डायरेक्शन मान लो, थर्ड डायरेक्शन में भी अगर हर एक पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम हो, E3 तो ऐसा मटेरियल कहलाएगा होमोजीनियस मटेरियल। तो एक बच्चा पूछेगा क्या जरूरी से तीन ही डायरेक्शन देखें जो एक्स वाई जेड होती है, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं, आप कोई भी रैंडम डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन फिर हर पॉइंट पर वही डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। जैसे ये, तो मैंने मान लिया कि ये जो फोर्थ डायरेक्शन कोई लिए वो किसी थीटा एंगल पर है, तो हर एक पॉइंट पर वो कितना एंगल पर होना चाहिए, थीटा एंगल पर। अब अगर दी हुई डायरेक्शन मतलब ग्रीन वाली डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, सेम। देखो बेटा, यहाँ पे भी E4, यहाँ भी E4, तो ऐसे मटेरियल को बोलेंगे होमोजीनियस मटेरियल। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बेटा होमोजीनियस के लिए, तो आप बोलोगे सर होमोजीनियस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन। क्लियर है? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अब देखो अगला, वो क्या है कि होमोजीनियस मटेरियल जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट होता है। होमोजीनियस मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट होती है, मतलब वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है, डायरेक्शन। तो होमोजीनियस मटेरियल डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्शंस पर, लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? तो बताइए बेटा होमोजीनियस मटेरियल के केस में कांस्टेंट क्या चीज है, डायरेक्शन है कि पॉइंट्स? तो आप बोलोगे डायरेक्शन। तो अब बात समझिए, कोई भी मटेरियल होमोजीनियस है या नहीं है, मतलब है या नहीं, साफ सुथरी अगर बात करनी है कि ये है या नहीं है, तो इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि अगर उस बॉडी में आपको एक डायरेक्शन पता हो और एक से ज़्यादा पॉइंट पता हो, तो ही आप बता पाएंगे इजीली
श्योरली बता पाएंगे कि मटेरियल होमोजीनियस होगा या नहीं होगा। तो ये क्या है, इट इज द मिनिमम क्राइटेरिया कि अगर किसी भी मटेरियल को हाँ ना में आंसर देना है कि होमोजीनियस होगा या नहीं होगा, तो उस मटेरियल पे कम से कम आपको एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए, एक्स 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 या फिर वाई 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 या फिर जेड जेड जेड, और कितने पॉइंट, कम से कम एक से ज्यादा पॉइंट। अगर ऐसी चीजें पता है तो हम आसानी से बता देंगे कि मटेरियल होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें बेटा, यहाँ पर देखो ये एक मटेरियल है और उस मटेरियल में उसने आपको 2 पॉइंट्स मान लो दे दिए हैं, 1 और 2, और उसने बोला है कि इस डायरेक्शन में, और उधर बोला है यहाँ पर, और यहाँ बोला उसने ई, और यहाँ पर बोला उसने ई। तो ये बोल रहा है कि बताओ ये मटेरियल होमोजीनियस है कि नहीं है। तो मैंने आपसे क्या बोला है, मटेरियल आपको आंसर देना है कि होमोजीनियस है या नहीं, क्लियर कट आंसर देना है अगर, तो उसकी मिनिमम कंडीशन है कि हर पॉइंट पे एक डायरेक्शन पता हो और एक से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। तो बेटा इस बॉडी को देख के आप क्या बोलेंगे, कि इस बॉडी को देख के बोलेंगे सर मेरे पास पॉइंट कितने हैं, तो आप बोलोगे सर मेरे पास पॉइंट हैं 2, इसका मतलब एक से ज़्यादा है। लेकिन मैं बोलूँ डायरेक्शन कितनी है, तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन मेरे पास एक्स दी है और जेड दी है, मतलब डायरेक्शन कितनी है 2, मतलब डायरेक्शन एक से ज़्यादा है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है, मुझे तो एक ही डायरेक्शन चाहिए, एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं चाहिए एक टाइम पर। अगर मैं ऐसे बोलता कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 इन दोनों पे एक ही डायरेक्शन दी है, तो मैं श्योरली बोल पाऊंगा आगे चल के कि होमोजीनियस है कि नहीं, लेकिन यहां नहीं बोल सकता। तो इस केस में मैं ये बोलूंगा कि मुझे नहीं पता होमोजीनियस होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन हाँ मुझे अगर ऐसे पता हो कि यहाँ ई लिखा और यहाँ ई लिखा, तो मैं बोल पाऊंगा यहाँ पर कि दिए हुए डायरेक्शन मतलब एक्स एक्स में हर एक पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ E1 E2 कर देंगे तो बोलेंगे होमोजीनियस नहीं है। क्या बात क्लियर हो गई? तो मतलब जैसे मैं बोलूँ बेटा ये एक चीज़ है, यहाँ पर पॉइंट 1 पॉइंट 2 दिया है, यहाँ पर उसने एक डायरेक्शन दी है ये और एक डायरेक्शन दी है ये, तो क्या हम बता पाएंगे होमोजीनियस है कि नहीं है? आप बोलोगे सर इसमें कुछ बता नहीं सकते, कोई भी श्योरिटी नहीं है, दोनों पॉइंट पर एटलीस्ट मुझे सेम डायरेक्शन चाहिए। यहाँ तक क्लियर है चीज़? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल की। तो आइसोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं, तो आइसोट्रॉपिक दो चीजों से बना है, आइसो एंड ट्रॉपिक। आइसो का मतलब होता है क्या बेटा, सेम, सेम का मतलब आइडेंटिकल, ठीक। ट्रॉपिक रिलेटेड होता है किससे, डायरेक्शन से। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल का समझिए बेटा, नाम में ही लिखा है ट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक, आइसो मतलब सेम, आइडेंटिकल, डायरेक्शन, है ना। कहने मतलब अगर कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब समझो इसको, एग्जिबिट का मतलब आपको बताइए था बेटा, एग्जिबिट का मतलब शो करना। अगर कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसमें किसी गिवन पॉइंट पर, बेटा ध्यान देखिए ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, होमोजीनियस में क्या था, गिवन डायरेक्शन, और आइसोट्रॉपिक में गिवन पॉइंट। तो बेटा गिवन पॉइंट का मतलब कितने पॉइंट पर एक एट ए टाइम कितने पॉइंट देखने होंगे, केवल और केवल एक पॉइंट। अब ध्यान से सुनिए, अगर किसी मटेरियल में गिवन पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है, तो ऐसे मटेरियल को बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम, तो ऐसे मटेरियल को बोलेंगे हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लिया मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट मान लिया फिर से, लेकिन मुझे कितने पॉइंट देखना है एक टाइम पर, एक टाइम पर केवल एक पॉइंट। फिर से बोल रहा हूँ आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए बेटा क्या पॉइंट कितने चाहिए होंगे आपको, एक टाइम पर एक, लेकिन डायरेक्शन चाहिए होंगी एक से ज्यादा, तो ही आप बता पाएंगे होम आइसोट्रॉपिक होगा या नहीं। तो किसी गिवन पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो तो वो आइसोट्रॉपिक है। तो बेटा एक टाइम पर एक ही पॉइंट लेना है, मान लो मैंने वो पॉइंट चूज कर लिया 1। अब अगर इस पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो आइसोट्रॉपिक है। जैसे
पॉइंट नंबर 1 पर हर एक डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या हो बेटा सेम E1 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 तो मटेरियल है आइसोट्रॉपिक। तो एक बच्चा बोले सर क्या पॉइंट 1 ही, तो मैं बोलूंगा आप कोई भी पॉइंट लें लेकिन एक टाइम पे एक ही पॉइंट देखेंगे आप, ठीक है। तो मान लो उसने बोला पॉइंट नंबर 2 देखते हैं सर, तो मैंने ठीक है पॉइंट नंबर 2 चूज करिए। तो पॉइंट नंबर 2, जैसे पॉइंट नंबर 2 गए तो आपने बोला गिवन पॉइंट 2, गिवन पॉइंट पर पॉइंट नंबर 2 पर अगर हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाए सेम E2 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 तो ऐसा मटेरियल आइसोट्रॉपिक है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 पर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? 3 पर भी हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है सेम है, तो इस तरह के मटेरियल को बोलेंगे हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो बेटा इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पॉइंट की डायरेक्शन, पॉइंट। तो यहां पर समझ लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका मतलब बेटा ये पॉइंट पर डिपेंड करता है ना कि डायरेक्शन पर। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, क्लियर है। और दूसरी पॉइंट, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल के केस में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आइडेंटिकल होती हैं हर एक डायरेक्शन में सेम, जब हर एक डायरेक्शन में सेम होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्लियर है आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो अब ये बताइए बेटा आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए कोई भी मटेरियल आइसोट्रॉपिक है या नहीं है, इसका सीधा सीधा आंसर देना है बिना कोई कंफ्यूजन के। तो उसकी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो आप बोलेंगे सर कि अगर किसी मटेरियल पे मुझे एक पॉइंट पता हो और उस पॉइंट पर एक से ज्यादा डायरेक्शन पता हो तो मैं आसानी से बोल दूंगा कि वो आइसोट्रॉपिक होगा या नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए लेट्स आइडेंटिफाई द मटेरियल, ये समझ में आ तो रहा है कि आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं डिटेल में कराता हूं इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो चीजों में। बोल रहा है कि मटेरियल को पहचानिए कौन सा है। क्वेश्चन है कि द मटेरियल इज होमोजीनियस कि आइसोट्रॉपिक, या होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक दोनों है, या होमोजीनियस तो है लेकिन मे और मे नॉट भी आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे तो पहले एक बात बताइए कि अगर मटेरियल, चलो यहां पर देखते हैं, अगर मटेरियल को होमोजीनियस बताना है या नहीं, सीधा सीधा आंसर, तो क्या क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर एक डायरेक्शन और एक से ज्यादा पॉइंट, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स पर एक ही डायरेक्शन चाहिए। तो मैं साफ साफ बता दूंगा कि हाँ ना में आंसर कि होगा या नहीं होगा। इसी तरह से अगर आइसोट्रॉपिक किसी मटेरियल की पहचान करनी है तो उसकी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि सर एक पॉइंट कम से कम पता हो और एक से ज्यादा डायरेक्शन पता हो उस पॉइंट पर, तो मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो मतलब आइसोट्रॉपिक बताने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं है तो हम आइसोट्रॉपिक के बारे में बता नहीं पाएंगे। और होमोजीनियस के लिए ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं मिली तो हम आइसोट्रॉपिक भी नहीं बता पाएंगे। तो चलो बेटा आप क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया है, तो मैं बोलूँ इस डायग्राम को देख के पहचानो पॉइंट कितने दिए हुए हैं, तो आप बोलोगे सर पॉइंट है 3, इसका मतलब पॉइंट कितने हैं एक से ज्यादा। हाँ, अगर मैं बोलूँ बेटा डायरेक्शन कितनी है, तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन तो एक्स ही है, इसका अंदर डायरेक्शन कितनी है, तो आप बोलोगे 1। तो बेटा ये बताओ कौन सी कंडीशन मैच कर रही है, ये वाली, ये वाली। हाँ, इसका मतलब बेटा इस क्वेश्चन में एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट है और एक ही डायरेक्शन है, तो मतलब होमोजीनियस के लिए श्योरिटी है। लेकिन अगर इसको आइसोट्रॉपिक के बारे में कंफर्म बताना होगा तो बेटा उसके लिए मुझे एक से ज्यादा डायरेक्शन चाहिए थी, जो कि नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब आइसोट्रॉपिक के बारे में हम बोल नहीं सकते कि होगा भी कि नहीं होगा। श्योर कब बोल पाते, जब एक से ज्यादा डायरेक्शन होती मेरे पास। क्लियर है? तो हम आइसोट्रॉपिक के बारे में श्योर नहीं है, हाँ होमोजीनियस की मिनिमम रिक्वायरमेंट मिल रही है, तो अब हम ये बोल सकेंगे कि होमोजीनियस है भी कि नहीं। तो अब देखो बेटा, तो मिनिमम क्राइटेरिया होमोजीनियस के लिए हम हाँ ना आंसर दे सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पर दी हुई डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है सेम है, तो मटेरियल कैसा है होमोजीनियस। लेकिन आइसोट्रॉपिक है या नहीं ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, होमोजीनियस तो है लेकिन आइसोट्रॉपिक के बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो आंसर इसका कौन सा है,
कि मटेरियल होमोजीनियस तो है लेकिन आइसोट्रॉपिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, क्वेश्चन देखते साथ आप बोलेंगे पॉइंट कितने आपके पास, आप बोलोगे सर पॉइंट 1 है। डायरेक्शन कितनी, तो आप बोलोगे सर 1 से ज्यादा। ये मिनिमम क्राइटेरिया किसके लिए है, आप बोलोगे सर आइसोट्रॉपिक के लिए। लेकिन होमोजीनियस बताने के लिए तो बेटा हमें चाहिए होती थी एक डायरेक्शन और 1 से ज्यादा पॉइंट। इसका मतलब होमोजीनियस के बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो होमोजीनियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी होमोजीनियस। लेकिन आइसोटॉपिक होगा या नहीं होगा ये जरूर बोल सकते हैं। तो किसी दिए हुए पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज यहां पर क्या है, सेम है। इसलिए ये आइसोट्रॉपिक तो है, लेकिन होमोजीनियस होगा कि नहीं होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आंसर क्या बेटा, इसका आंसर है सी। यहां तक क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बताइए बेटा, होमोजीनियस के लिए कितनी डायरेक्शन चाहिए, एक डायरेक्शन। कितने पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट। तो आप बोलोगे होमोजीनियस के बारे में बता सकते हैं। आइसोटॉपिक के लिए आप बोलोगे सर कम से कम एक पॉइंट और एक से ज्यादा डायरेक्शन। अब बेटा इस क्वेश्चन में जाएं। अब से मैं बोलूं पॉइंट कितने पता है आपको, तो आप बोलोगे सर एक से ज्यादा। अगर मैं बोलूं डायरेक्शन कितनी है पता है आपको, आप बोलोगे सर एक्स में भी बात हो रही, वाई में भी, जेड में भी। तो आपके पास डायरेक्शन कितनी है यहाँ पर, एक से ज्यादा, 3 है कि नहीं, तो एक से ज्यादा हुई कि नहीं। चलो अब ये बताओ किस में आ रहा है, क्या कम से कम एक पॉइंट पता है, आपने बोला हाँ। ये देखो, क्या कम से कम एक डायरेक्शन भी पता है, हाँ। तो कम से कम एक पॉइंट, कम से कम एक डायरेक्शन, और कम से कम मतलब कम से कम एक डायरेक्शन और कम से कम एक पॉइंट, दोनों क्राइटेरिया यहाँ पूरे हो रहे हैं। मतलब एक पॉइंट और एक से ज्यादा डायरेक्शन भी दिख रही और एक डायरेक्शन और एक से ज्यादा पॉइंट भी दिख रहे हैं। मिनिमम क्राइटेरिया दोनों के पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब अब यहां पर हम होमोजीनस और आइसोट्रॉपिक दोनों के बारे में हाँ ना में आंसर श्योरली दे सकते हैं। ठीक है, होमोजीनियस पर सबसे पहले बात करते हैं। अगर किसी दी हुई डायरेक्शन में, मान लो दी हुई डायरेक्शन एक टाइम पर एक ही मानेंगे, एक्स मानिए, तो एक्स हर पॉइंट पर एक्स एक्स देखेंगे। अगर दिए हुए डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो वो आपका होमोजीनियस है। लेकिन यहाँ पे तो बेटा E1 और E2 है जो कि इक्वल नहीं है, E1 और E3। एक्स डायरेक्शन में एक बार E1 और एक बार E3 है तो ये बेटा सेम नहीं है, इसका मतलब होमोजीनियस नहीं है, श्योर बोलेंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता होमोजीनियस, जहां जहां लिखा है। ठीक है, और श्योर है कि होमोजीनियस नहीं होगा तो बेटा सवाल इसका नहीं उठेगा कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, सीधा नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। होमोजीनियस है ही नहीं तो आंसर कौन सा बन गया, बी। लेकिन समझ लो आइसोट्रॉपिक भी। अब आइसोट्रॉपिक देखने के लिए किसी एक पॉइंट पर जाइए और हर एक डायरेक्शन में जाइए, एक्स वाई और जेड में। तो हर डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो मटेरियल कैसा है, आइसोट्रॉपिक। तो मटेरियल आइसोट्रॉपिक तो है लेकिन होमोजीनियस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है बेटा आपका, आइसोट्रॉपिक बट नॉन होमोजीनियस। आई होप यहाँ तक का लेक्चर आपको क्लियर है और ये बहुत बेसिक्स पर बात करी थी। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।